बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 7 अक्टूबर 2023 है। ये सहाफ़त बड़ा अजीब व गरीब काम है। हम अक्सर ऐसी खबरें रिपोर्ट करते हैं जिसे सुनकर लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन फिर ये रिपोर्टिंग करते हुए, सहाफ़त करते हुए हमारे सामने कभी कभी ऐसी डेवलपमेंट्स, ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको देखकर, होता हुआ देखकर हम दंग रह जाते हैं। तो ये एक ऐसी खबर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जिसको सुनकर, क्योंकि अपने कानों से सुना इस वजह से उस पर यकीन भी कर लिया, अपनी आंखों से देखा इसलिए उस पर यकीन भी कर लिया कि हाँ ऐसा ही है, ये मेरे सामने ही हुआ है। और मैं ख़ुद अभी तक उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हज़म करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कुछ डेवलपमेंट हुई है उससे लगता ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा मुस्लिम लीग नून को टेक ओवर कर लिया है। उनका पार्टी पे इस वक्त कब्ज़ा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब शहबाज शरीफ साहब की चलेगी और बड़े भाई को छोटे भाई के पीछे बड़ा मुअद्दब होकर चलना पड़ेगा, वरना बड़े भाई गेम से आउट हैं। बड़े भाई की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ये जो नाक से लकीरें निकलवाने का अमल है ये शुरू हो गया था 18 सितंबर 2023 को। 18 सितंबर को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ मौजूद थे लंदन में। उन्होंने एक ऐसे कागज़ उठाया हुआ था, उस पर उनकी एक तकरीर लिखी हुई थी। वो तकरीर मैं बहुत मरतबा उसका तज़किरा कर चुका हूँ। उस तकरीर में उन्होंने फरमाया बहुत सारी बातों के साथ, उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल है उसकी वजह यह है कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई थी। और वो साजिश करने वाले कौन थे? वो जनरल बाजवा थे, वो जनरल फैज़ थे, वो साकिब निसार थे, वो पनामा वाला बेंच था, वो आसिफ सईद खोसा थे और वो एजाज़ुल अहसन थे। और ये कत्ल से बड़े मुजरिम हैं और इनका अगर एहतसाब नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान जो है वो आगे सिर्फ उस सूरत में बढ़ सकता है अगर इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये माजी की बातें उनके मिट्टी पावर, आगे चलो मिट्टी पाव से मामला नहीं चलेगा, हम तो अब ये एहतसाब करके दम लेंगे। ये था उनका लुब्बे लुबाब उस गुफ्तगू का। उसके बाद ये मामला मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और फिर हमने देखा कि एक शहबाज शरीफ जो आ रहे थे वो उनको वापस भेजा गया, वो भाई से जाके को गुफ्तगू करके आए। और फिर वो जो सॉफ्ट ग्रेड अपग्रेडेशन का सिलसिला है, अपडेशन का सिलसिला है, वो शुरू हो गया। एक के बाद उनके एक लीडर ने आके वजाहत दी। उन्होंने कहा कि जनाब हमने, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था, हम तो इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, फ़लाँ फ़लाँ। ये तो थी एक पहले की बात। अब जो हुआ है ये बिल्कुल ही एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। एक ऐसी चीज़ हुई है, शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब से बड़ा एक पॉइंटेड सवाल हुआ। सवाल ये हुआ कि नवाज़ शरीफ ने 2018 के बाद एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया और वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दिया। इस बयानिए पर इलेक्शन जीते। अब बताएं कि आप वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? यानी आपका स्टैंस जो है वो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं रहा? इस पे शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं? उन्होंने कहा कतन पीछे नहीं छोड़ रहे, वोट को इज़्ज़त दो अपनी जगह है। 2013 में लोगों ने वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए पर वोट दिया। 2018 में करोड़ों लोगों ने वोट को इज़्ज़त दो के नाम पर वोट दिया। वोट को इज़्ज़त का क्या मतलब है कि आपने, मैं आप ही की बात करता हूँ, कि अगर आपने मेहरबानी करके हमें वोट दिया होगा, कहते हैं मैं मिसाल दे रहा हूँ, 2013 में तो उसको इज़्ज़त नवाज़ शरीफ ने शबाना रोज़ मेहनत करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करके दी। ये वोट की इज़्ज़त है। यानी कि जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है वो ये है कि क्योंकि आपने हमें वोट दिया तो हमने अब उस वोट को इज़्ज़त देनी है, हमने उस वोट को इज़्ज़त देनी है और हमने आपकी शबाना रोज़ मेहनत करके खिदमत करनी है। ये था, आपको याद है कि ये गाना बनाया था, वोट को इज़्ज़त दो, नवाज़ शरीफ साहब के लिए ये गाना बना और इस गाने को उनके हर जलसे में जो है वो कौमी तराने के तौर पर, नून लीग के कौमी तराने के तौर पर चलाया जाता है। और इसका एग्जैक्ट मतलब ये था, वो कहते क्या थे इसमें? वो ये कहते थे कि लोग जो हैं, आवाम जो है वो वोट देती है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, उसको तब्दील कर दिया जाता है इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज वो वोट चुराती है और वो वोट जो है उसको इज़्ज़त नहीं देती, स्टैम्पीड किया जाता है, कुचल दिया जाता है, मसल दिया जाता है आवाम की राय को, और जो पॉपुलर लीडर है उसको आने नहीं दिया जाता। तो हुकूमत बनाने के प्रोसेस में इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो। ये था एग्जैक्ट नारा। लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मामला ऐसे नहीं है, आप गलत समझे हैं, हुणे खबर आई है, बाजवा साडा भाई है,
ये आपको पता है कि एक यानी कि एक बड़ी बात मशहूर है कि एक स्टेज से एक जलसे में जो है वो नारे लग रहे थे एक शख्स के ख़िलाफ़, एक आमिर के ख़िलाफ़, लेट्स जैसे कि मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ लग रहे थे। और जिस वक्त वो नारे लग रहे थे, नारों की पीक के ऊपर जो है ना वो कोई फ़ौजी, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग जो हैं वो उन्होंने आके स्टेज को घेरना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा कि तो हमें गिरफ़्तार करने, उठाने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि हुणे खबर आई है, मुशर्रफ साडा पाई है। तो अब ये बिल्कुल वो जो रिवर्स है, रिवर्स गेयर नहीं है, ये इनके नाक से बाकायदा लकीरें निकाल रहे हैं ये लोग। और आगे शहबाज शरीफ साहब ने जो बात फरमाई, और आप भूलिएगा मत, ये जो वोट को इज़्ज़त दो है, ये इसके साथ नारे में और भी बहुत कुछ था। इसमें ये खलाई मखलूक होता था। खलाई मखलूक किसको कहते थे? ये एजेंसी इसको कहा करते थे। ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ है, इसने महकमा ज़राअत जो कहना शुरू किया कि महकमा ज़राअत और ये वीगो डाले वाला और ये जो जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ के ये सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाने वाले, ये लिंगो एंड डिक्शन इंट्रोड्यूस करवाने वाली तो मुस्लिम लीग नवाज़ है। और वो जो हड्डियों से गोश्त नोचने वाला ख्वाजा आसिफ का बयान है, टांगें कांपने वाला अयाज सादिक का बयान है, मुल्क बिगाड़े ये जर्नैल और ठीक करना हो तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को दे दो, वो परवेज़ रशीद का बयान है। और फिर इनके ट्विटर हैंडल से और बाहर बैठ के और इधर उधर बैठ के जो पूरा जो DHAs और इसके ख़िलाफ़, फ़ौज के बिज़नेस में होने के ख़िलाफ़ जो सारी गुफ्तगू फरमाई जाती थी, उसको स्पेयर हेड करती थी मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, ये लोग किया करते थे। लेकिन वो जो ग्रुपिंग है पार्टी में, मज़ाहमत वाले और मफाहमत वाले, उसमें जो मफाहमत वाले हैं उन्होंने अब एटलीस्ट पार्टी पॉलिसी को टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि ये लगता है कि अब उनको मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी सरेंडर कर चुके हैं, अपने छोटे भाई के सामने हथियार फेंक दिए हैं मरीम नवाज़ साहिबा ने भी। और उन्होंने इस बात को दिल से तस्लीम कर लिया है कि अगर जिस तरह फैसल वावड़ा कहते हैं कि जो न्यूट्रल पॉलिश है शहबाज शरीफ की, वो अपने हाथ में रखेंगे तो हर बूट चमकेगा। अगर आप अपने हाथ में ब्राउन पॉलिश रखेंगे तो सिर्फ ब्राउन, अगर काली रखेंगे तो सिर्फ काला बूट जो है वो चमकेगा। लिहाजा शहबाज शरीफ वाला फॉर्मूला जो है वो होना चाहिए, आपके पास एक ऐसी न्यूट्रल पॉलिश हो कि आप जिस बूट को चाहें वो चमका सकें। शहबाज शरीफ ने आगे क्या कहा? उन्होंने कहा कि तो वोट को इज्जत दो का मतलब है कि वोट मिला, उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। तो ये बात बिल्कुल, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप मेरा जवाब सुने, आप उससे बेशक इत्तफाक ना करें, आपकी मर्ज़ी है। फिर आगे उन्होंने जो बात की कि अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट, आप इसका जो भी मतलब निकाल लें, अगर आपका सीधा मतलब यह है कि अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से जो लोगों की, करोड़ों लोगों की तकालीफ़ हैं वो दूर हो जाएंगी, गुर्बत, बेरोज़गारी, गरीबों को दवाई मिलना शुरू हो जाएगी, इलाज मुआवजा शुरू हो जाएगा, उनको रोज़गार, पाकिस्तान को इज़्ज़त मिलना, अगर इससे मिलना मकसूद है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएं तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे हासिल होता है तो मुझे बता दें। वरना वो कहते हैं कि 76 सालों में ये जो आपका एंटी इस्टेब्लिशमेंट, और माफ़ कीजिएगा मैं आपको तो लिबरल ग्रुप से तशबीह नहीं दे रहा, मगर मैं जानता हूँ बाज़ सो कॉल्ड लिबरल्स कि मैं जानता हूँ कि जब ये होगा तो मामलात ठीक होंगे, वरना नहीं होगा। और जब ऐसे वाक़यात हुए अफसोसनाक, वो कहाँ थे? मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार छीना तो वो कहाँ थे? नवाज़ शरीफ को हथकड़ियाँ लगी तो वो कहाँ थे? यहाँ से शहबाज शरीफ ने बात घुमा दी। अब आ जाते हैं उस मुद्दे की तरफ जो असल मामला है। मामला ये है कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के जो पावर डायनामिक्स हैं और हमारी सियासतदानों की कमज़ोरी, गलती, चाहे वो इस वजह से हो कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने कभी पावरफुल बनने नहीं दिया, कम वक्त में, जो भी रीज़न हो, ये सियासतदान हैं जो स्पेस बनाते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, ये उनको घसीट कर लाते हैं सियासत में, कोई चारा नहीं छोड़ते, ऐसे फैसले करते हैं जिसकी वजह से कोई चारा नहीं रहता। फिर जब आ जाते हैं पावर में तो रज के करप्शन करते हैं, अपने क्रोनीज़ को नवाजते हैं, उसका रोकने के लिए कोई अगर एक्टिवेट हो जाता है, फिर जो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी रिलेटेड इशूज़ हैं वहाँ पर छेड़छाड़ करते हैं। कहीं पर अमेरिका से लाइन मिल रही होती है, कहीं पर इंडिया से लाइन मिल रही होती है, किसी की मोदी के साथ मोहब्बत जाग रही होती है, किसी की किसी और के लिए मोहब्बत जाग रही होती है, तो उसकी वजह से ही होता है। इस पर वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब उनको को ख़ास पसंद नहीं करते, फवाद चौधरी साहब को, जो भी एक एपिसोड हुई, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो एक बात जो है वो ये कहते हैं कि देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक हकीकत है पाकिस्तान में, और एक फ़ॉर्मूला बनाना पड़ेगा, कुछ हदूद व क़यूद बनानी पड़ेंगी, कुछ लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और वो तो अपने तौर पे ये भी कहते हैं कि उस पावर शेयरिंग फार्मूला बना लिया जाए और उसमें उनकी पावर जो है वो डिटरमिन कर ली जाए। बहरहाल ये एक लंबी बहस है। हमारे सामने इस वक्त एक ऐसी मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं जो टूथलेस हैं, जिनके दांत कोई नहीं है, अवाम में पॉपुलर होने के लिए उनके पास कोई नारा नहीं है, उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस, ये सबको मालूम है कि गुज़श्ता 16 माह में
जो कुछ हो रहा था, तमाम बड़े फैसले, मेजर पॉलिसी डिसीजंस, इकॉनमी से लेके तमाम फैसले जो हैं वो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर कर रहे थे। अगर किसी फैसले में ज़्यादा मसला आ जाता था तो यहाँ से काबीना जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तैयारे के ऊपर बैठकर जो है ये लोग जाया करते थे। और एवन फील्ड डिपार्टमेंट में और मार्बल आर्च में हसन नवाज़ साहब के, हुसैन नवाज़ का जो दफ्तर है, वहाँ पर दफ्तर में बैठकर ये फैसले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में होते थे। आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट से लेकर जो इसहाक डार को वापस भेजना, मिफ्ता इस्माइल को निकालना, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, बिजली का टैरिफ किस तरह करना है, IMF के साथ क्या मामलात तय करने हैं, कौन सी शराइत माननी है, कौन सी नहीं माननी, उसके ऊपर फाइनल गो अहेड नवाज शरीफ साहब देते थे। तो नवाज शरीफ साहब के पल्ले दरअसल कुछ नहीं रहा और उनके पास जो ले दे कर एक चीज़ थी वो ये कि ये यहाँ पर आकर वो हीरो बनने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते, अपनी माजी में हुई भी अपने साथ ज़्यादतियाँ उनका इजहार करते, हमदर्दी का वोट समेटते, कुछ इस किस्म का काम होता। उनके पास ले दे के जो एक चीज़ रह गई थी वो भी उनसे छीन ली गई है। अब मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इसी आसरे के ऊपर बैठी हुई है कि एक तो मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट, उनके दरमियान मामलात ख़राब रहें, बल्कि ख़राब ना रहें, इनको मज़ीद ख़राब कर दिया जाए और कोई भी गुंजाइश PTI की वापस मंजरनामे पर ना बने, वरना फिर हम अल्टीमेट ऑप्शन नहीं रहेंगे। उस पे एक तो जल्दी पे तेल का काम करना है। 9 मई के वाक़यात एक अपनी हकीकत मौजूद है, वहाँ पर जो वाक़यात हुए उसमें उन लोगों को जो मुलव्विस थे बराह रास्त नज़र आ रहा है, जिसके पास भी कोई एक्शनेबल एविडेंस जिसके ख़िलाफ़ भी है उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी है, लेकिन उसकी बुनियाद पर वो चाहते हैं कि पूरी पार्टी जो है वो बैन हो जाए। खान साहब जो हैं उनकी इलेक्शन लड़ने की एबिलिटी, जिस किस्म के उनके ऊपर केसेस हैं और जिस समत में वो चल पड़े हैं वो नज़र नहीं आती कि वो ख़त्म हो जाएगी। तो नून लीग उसके बावजूद अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, वोट लेने के लिए, लेजिटिमेसी लेने के लिए, नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो ख़त्म करवाने के लिए एक एक चीज़ के लिए इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मोहताज हो चुकी है। और इस मोहताजी के साथ वो अब सोच भी नहीं सकते कि वो एक पल के लिए हल्का सा सरक भी जाए नीचे से, हट भी जाए नीचे से। और ये जो बयानिए की जंग है उसमें अब शहबाज शरीफ जो हैं वो उस पर हावी हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपने स्पीच राइटर को, अपने स्क्रिप्ट राइटर को बुला लिया है लंदन। इरफान सिद्दीकी साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं, रोज़ाना 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे सुना है कि मुशावरत हो रही है उनकी। और इरफान सिद्दीकी साहब को अच्छे चुस्त किस्म के जुमले वो निकाल रहे हैं। 40 से 50 मिनट की जो है वो तकरीर वो तैयार की जा रही है कि जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं वो उनको लिख कर देंगे, वो तकरीर आके नवाज शरीफ फरमाएंगे। और उस तकरीर के ज़रिए, बल्कि इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि तारिक अज़ीज़ साहब जो हैं उनकी एक ख़बर है इसी हवाले से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की लंदन में 4 घंटे मुलाकात, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ वतन वापसी, इस्तक़बाल, इंतख़ाबी हिकमत अमली के लिए नए बयानिए पर मशावरत। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा कि गैर मामूली तकरीर जो है वो तैयार की जा रही है। नून लीग के कायद की तकरीर 45 से 50 मिनट पर मुहित होगी, जिसमें नवाज शरीफ मुआशी बुहरान से निकलने और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने का एजेंडा देंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जलसे के शुरका को नून लीग के नए बयानिए देंगे। एक से ज़ायद जो हैं वो बयानिए बनाए जा रहे हैं, वो देंगे। और उस वक्त तक जो है वो इसके लिए पार्टी की क़यादत से भी मशावरत जारी रहेगी और इरफान सिद्दीकी उस वक्त तक लंदन में क़याम करेंगे जब तक कि वो नवाज शरीफ की वापसी, इस्तक़बाल, तकरीर और नया बयानिया तैयार नहीं हो जाता। और नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर खड़े होकर कौम को मुआशी सूरत हाल के हवाले से हक़ाइक़ सामने रखेंगे, फिर मुआशी तरक्की का रोड मैप देंगे। नवाज शरीफ मुमकिन तौर पर जलसे में दोस्त ममालिक की तरफ से माली मदद और गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करेंगे और उससे कबल जो है वो कुछ ममालिक में जाकर यकीन दहानियाँ लेंगे कि माली इमदाद जो है वो पाकिस्तान की जाएगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की बन चुकी है कि मियाँ साहब की वापसी से ऐन पहले, अब जबकि चंद रोज़ रह गए हैं, मियाँ साहब ने वापस पाकिस्तान के लिए रवाना होना है। अगर उन्होंने उम्रे के लिए सऊदी अरब और फिर UAE भी जाना है और फिर वहाँ से आना है, तो इसका मतलब ये है कि आज से 4 या 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि मियाँ साहब को फिर लंदन छोड़ना होगा। लंदन से उनको सऊदी अरब, फिर UAE और फिर पाकिस्तान की फ़्लाइट लेनी होगी। और ऐन उससे पहले जो नून लीग की क़यादत है
वो नवाज़ शरीफ के अलावा अब तक सारे जो हैं वो नाक से लकीरें निकाल चुके हैं। मरीम नवाज़ साहिबा भी ठंडी पड़ चुकी हैं। उन्होंने अपने किसी भी गुफ्तगू में कहीं भी ऐसी कोई तासुर नहीं दिया, कोई गुफ्तगू नहीं की जो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाती हो। तो ये अब पार्टी यहाँ पर पहुँच चुकी है जनाब। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।